तो राधे राधे मेरे शेरों, कैसे हो? तो आज अपन शुरू कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ की आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, कुछ सब्जेक्ट जो मैं कराने वाला हूं, तो सारी बात डिस्कस करेंगे। तो जो पुराने अपने सदस्य हैं परिवार के, फार्मर्स लोग के, तो उन्होंने तो इस चेहरे को देखा होगा, और आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के कुछ गेस्ट पेपर पढ़े होंगे, और उनको पता होगा कि हम क्या पढ़ाते हैं और पेपर में क्या पूछा जाता है। तो सारी चीजें चलती रहेगी। जो भी नए विद्यार्थी हैं, उनको बता देता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर आपका जो फोर्थ सेम चल रहा है बेटा, सेमेस्टर फोर्थ, सेकेंड ईयर का चौथा सेमेस्टर जो आपका चल रहा है, उसमें जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं, ये तो कोर्सेज हैं। अब इनमें अपन शुरू से ही शुरू करते हैं। देखो, इसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक्स जो चल रहा है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसको ट्रेड वगैरह जो है ना, वो सिलेबस हो रहा है, सीड टेक्नोलॉजी का सिलेबस हो रहा है। और आज जो अपन शुरू करने वाले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपका 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कौन सा है बेटा? एग्रोनॉमी का ही जो सिलेबस आपका चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, रबी क्रॉप्स। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। 3 क्रेडिट कोर्स है, बड़ा मजा आएगा। हो सकता है 10-12 क्लास में अपन इसको कंप्लीट करें, और 10-12 क्लास में ही बहुत अच्छा अपन नंबर ले और ओजीपी सीजीपी जो आपकी उसको बनाए। तो ये तो आपका सब्जेक्ट टाइटल है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं इसी में आगे आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो। अगर मैं डिस्कस करूं इसके सिलेबस के बारे में, ये तो सब्जेक्ट टाइटल की बात हो गई बेटा। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ना है, देखो। क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन, अब मैं एग्रोनॉमी की मैंने डेफिनेशन बताई थी, उस टाइम मैंने एक चीज बताई थी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन में, क्या? कि फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन बराबर एग्रोनॉमी। खेत का प्रबंधन या मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान कहते हैं। ये शस्य विज्ञान का एक पार्ट है, ठीक है। तो शस्य विज्ञान के पार्ट में अपन क्या करना है? फसलों का उत्पादन करने की तकनीकी अपने को पढ़ना है। इसमें देखो, सब्जेक्ट का टाइटल समझो पहले, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अपने ये एड किया यार? दुनिया पढ़ा रही है आपको, और दुनिया बीएससी एग्रीकल्चर कर रही है, और दुनिया के पास लाखों नोट्स पड़े हैं। सबसे पहले मोटिव तो पता होना चाहिए ना कि इस कोर्स को ऐड क्यों किया, इसका मतलब क्यों, पढ़ क्यों रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने कोर्स में, और क्यों डाला गया है इसको बीएससी एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर में। तो सबसे पहले अपने पास ये आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी बेटा। तो फसल उत्पादन की तकनीकी के बारे में पढ़ना, और कौन सी फसल सेकंड चल रहा है ये, और कौन सी फसल है, रबी क्रॉप्स के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार, ये इसके टॉपिक्स है बेटा, ये आगे आपके सामने सिलेबस, और ये सिलेबस के टॉपिक्स आ गए। तो इसमें क्या क्या देखना है, मेन मेन अपने को जो अपनी रबी क्रॉप्स है उनके बारे में देखो। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या क्या, एक तो सबसे पहले देखना है उनका इंपॉर्टेंस। क्या देखना है बेटा? उनका महत्व। जिस भी फसल के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं फसल की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं सब्जेक्ट का मोटिव क्या है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़े, आपको कोई भी टीचर उठा के, कोई भी डीन, डायरेक्टर, वीसी, कोई भी ये पूछ ले कि बेटा ये कोर्स चल रहा है, पर क्यों चल रहा है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। सतत विकास आपका होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, फिर पढ़ना उस फसल का ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका महत्व क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, वितरण कहाँ कहाँ पे वो पाई जाती है, प्रोडक्शन, उसका उत्पादन है वो कितना हो रहा है, उसके लिए मृदा कौन सी चाहिए, उसके लिए फेवरेबल सोइल कौन सी है, उसके लिए अच्छा वातावरण, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं बेटा, सुटेबल सोइल एंड क्लाइमेट, वो कौन सा है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर अपने को पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट, उसके लिए क्या क्या अपने को जरूरतें हैं। फिर देखो, उसकी इंप्रूव वेराइटीज अपने को पता होनी चाहिए। उसकी उन्नत किस्में अपन पढ़ेंगे बेटा, किस्मों के बाद में सीड एंड सोविंग, उसकी बीज दर कितनी है और किस किस विधि से उसकी बुआई की जा सकती है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर पढ़ना है इंट्राकल्चरल ऑपरेशंस, उसमें अंतःसस्यन जो क्रियाएं की जाती है, निराई गुड़ाई, खरपतवारों को निकालना, रोगिंग, वीडिंग, कौन कौन सी क्रियाएं होती है वो अपने को पढ़ना। उसके बाद में बढ़ना है इसमें वीड मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या पढ़ना है? वीड मैनेजमेंट। उस फसल का अपने को क्या करना है बेटा? खरपतवार प्रबंधन, उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। देन बात आती है क्या? इरिगेशन की बेटा, और इरिगेशन में दो ही चीज आती है, पानी और खाद, ठीक है। वाटर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट देखना, इंपोर्टेंस ऑफ सीआरआई स्टेज मतलब इरिगेशन ही हो गया। उसके बाद में देखो क्या क्या चाहिए और भी, प्लांट प्रोटेक्शन, पौधे के कोई रोग आ गया तो अपन उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, वो आता है बेटा प्लांट प्रोटेक्शन में। उसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई और मशीन यांत्रिक जो करेंगे। ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है उपज, उपज के बारे में। तो मैंने ये कहा है कि एक फसल के बारे में क्या क्या, सबसे पहले तो उसका अपने पास महत्व क्या है, महत्व पढ़ना है। उसके बाद में देखना वो आई कहां से है, उसका उत्पत्ति कहां से है। उसके बाद में बेटा उत्पत्ति के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सोइल एंड क्लाइमेट, रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंप्रूव वेराइटी, सीड शोविंग, इंटरकल्चर ऑप्शन, वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन और वाटर, प्लांट प्रोटेक्शन, और इसके बाद में हार्वेस्टिंग, और लास्ट में है अपनी यील्ड। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये किस किस फसल के बारे में पढ़नी है? अब देखो, अपने पास एक शब्द है बेटा रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो रबी के अंदर जितनी अपनी मेजर मेजर क्रॉप्स है उनके सब में बारे में पढ़ेंगे। तो रबी क्या होता है वो भी सारी चीज बात करेंगे। सिलेबस ही डिस्कस कर रहा हूं मैं, अभी तक क्लास अपने स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मेजर मेजर इसमें कौन कौन सी दी हुई, देखो वीट,
अब जैसे मैं एक क्लास लूंगा आज गेहूं की, हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि सारे पॉइंट अपने को कवर करने हैं। पर अपन वीट के अंदर क्या क्या, वीट की अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखूं तो एक दो तीन चार, चार क्लासें हो रही है। मतलब आज की क्लास जो होगी चाहे 1 घंटे की हो चाहे आधे घंटे की, इसमें 4 टॉपिक क्लियर होंगे अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 4 क्लासें क्लियर होगी। सेकंड में देखो अपन 5 6 6 नंबर की दो जो है बारले मतलब जो के बारे में, ये सेम चीजें देखो, इंपोर्टेंस, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सोइल क्लाइमेट, रिक्वायरमेंट, improve variety, seed sowing, interculture option, weed management, fertilizer and वाटर मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग और लास्ट में यील्ड। ठीक है, तो मतलब ऐसा अगर देखें इनको तो दो फसलें अपन पढ़ रहे हैं, गेहूं और जौ। तो इसमें अपने 6 क्लासें कंप्लीट हो रही है और लेक्चर कितने हो रहे हैं, 2। तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा अपने। तो पहली चीज हो गई वीट, सेकंड हो गया बार्ले बेटा, उसके बाद में रैपसीड एंड मस्टर्ड, उसके बाद में चिकपी, उसके बाद में सुगर केन, उसके बाद में पोटेटो, उसके बाद में लूसन, और महत्वपूर्ण में आता है टोबैगो और सनफ्लावर। लास्ट के अंदर आपने जो थोड़ा बहुत अगर अपन देख सकते हैं तो बरसीम और आपका जो ओपिमम है वो भी महत्वपूर्ण है। ये आपका सिलेबस है। तो लगभग 8 10 क्लास अपन कह सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं वीट से बेटा आज। किससे? वीट से। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन की अपनी क्लास है, तो कुछ शब्द अपने पास आ रहा है। अपने सब्जेक्ट टाइटल में एक शब्द आता है रबी। रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपने 3 शब्द सुने होंगे, रबी, खरीफ और जायद। क्या सुने होंगे मेरे बेटा? रबी, खरीफ और जायद। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? अपनी ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, सेशंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है बेटा। और तीनों ही जो शब्द है वो किस लैंग्वेज के हैं? अरेबिक लैंग्वेज के हैं। जो तीनों ही शब्द है अपने रबी, खरीफ और जायद, वो किस लैंग्वेज से है? पहला ही क्वेश्चन अपना ये बनता है। तो ये अरेबिक के हैं। किसके हैं? अरेबिक लैंग्वेज। लिख लेना ये अरेबिक। अरेबिक भाषा से लिए गए हैं रबी, खरीफ और जायद। रबी का मतलब होता है बेटा जो सर्दियों में अपन, विंटर सीजन वाली जो जितनी भी आती है सर्दियों में। खरीफ का मतलब होता है अपन कह सकते हैं बरसात वाली, रेनी सीजन। देखो रबी मतलब विंटर, खरीफ मतलब रेनी, और जायद मतलब आपका जो हॉट वाली है, गर्मियों वाली, जो इस टाइम जो चल रही है वो जायद है। इसके बाद में जो बरसात है जून जुलाई अगस्त जो आएगा, जून जुलाई अगस्त जो बरसातें चालू हो जाएगी वो खरीफ में आ जाएगी। और जो दिसंबर जनवरी फरवरी जो है सर्दी, वो रबी में आती है। और ये तीनों ही क्या है? अरेबिक भाषा के शब्द है। पहला तो आया अपने पास रबी, दूसरा है अपने पास रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स में अपन पढ़ेंगे सीरियल्स। एक शब्द आता है अपने पास सीरियल्स। सीरियल क्रॉप्स किसको बोलते हैं? ये ऊपर ही आ गया देखो, सीरियल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें जिनको कहते हैं। जो अपना सीरियल शब्द है बेटा वो आया हुआ रोमन शब्द से। कहां से आया है? रोमन लैंग्वेज से आया है। किससे आया बेटा? रोमन लैंग्वेज से आया। तो दो चीज अपनी क्लियर हुई, रबी खरीफ जायद एज सेशंस है अपने अकॉर्डिंग टू अपने क्लाइमेट और अपनी जो ऋतु है उनके आधार पर बांटे गए हैं फसलों को। और ये क्या है? अरेबिक भाषा से आए हुए हैं। दूसरा शब्द अपने पास आया था बेटा सीरियल्स। सीरियस मतलब खाद्यान्न कह सकते हैं, जो कि रोमन शब्द जो सीरियस है उससे आया है। ये दो चीज अपनी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन गेहूं के बारे में। उससे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वो मैं करता हूँ इस क्लास में शेयर, इस सब्जेक्ट को रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर अपन चालू करेंगे गेहूं, और गेहूं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चाहे से आपने सुपरवाइजर का पेपर देना हो, चाहे डब्ल्यू का, चाहे बीएससी का, गेहूं हर जगह आता है आपके। देखो सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी है खाद्यान्न फसलों में? वीट गेहूं हो गया, बार्ले हो गया आपका जिसको बोलते हो जो, पेडी मतलब हो गया आपका चावल बेटा, चावल जिसको मैं राइस कह सकता हूं। अब देखो दो चीज होती है पैडी और राइस। राइस को जब तक वो उसके पेड़ के साथ है, उसके साथ है भूसे के साथ, उसको पेड़ी बोलेंगे। और जब वो अलग हो जाएगा सफेद तो उसको राइस या चावल बोल देंगे बेटा। उसके बाद में मक्का। सीरियल क्रॉप्स का मतलब होता है खाद्यान्न फसलें जिनको मेनली खाने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी है? वीट, बार्ले, पेडी, मेज। पर मिलिट का मतलब होता है बेटा बाजरा, और सोरगम का आप सबको पता ही है ज्वार। ठीक है, उसके बाद में पल्सेज या लेग्यूम क्रॉप। पल्सेज का मतलब होता है बेटा दलहनी फसल। फर्स्ट क्लास इसलिए मेरे को इतना इंट्रो देना पड़ रहा है और अच्छे से पटरी पे लाना पड़ेगा आपको। उसके बाद में वीट को जो पढ़ेंगे ना, आनंद आएगा आपको, आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है बेटा, जप नाम करने लग जाओगे आप, है ना, मुंह पे याद हो जाएगी सारी चीजें। सीरियल क्रॉप्स हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं पल्सेज या लेग्यूम क्रॉप्स कौन सी है। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, पी, मटर जो आपका है ना, पी वो किस में आता है? लेग्यूम में और पल्सेज में आता है, लेग्यूमिनेशी। मटर का आपका जो पाइसम सेटाइवम फैमिली, लेग्यूमिनेशी मेरा बेटा क्या है? लेग्यूमिनेशी। उसके बाद में देखो काउपी, मोथबीन, लेंटिल, रेड ग्राम। ठीक है, ये सारी क्या है अपनी? चिकपी और राजमा। चिकपी और राजमा भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही लेग्यूम में या पल्सेस क्रॉप्स में अपने आती है मेरे बच्चा। उसके बाद में देखते हैं अपन ऑयल सीड्स, तेल वाली फसलें जिनका तेल निकाला जाता है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट बोले तो मूंगफली, अरेकिस, हाइपोजिया। ठीक है, उसके बाद में देखो मस्टर्ड, सरसों, ब्रेसिका स्पीसीज। उसके बाद में सनफ्लावर, साफ्लावर, सीसेमम, तिल आपका, सीसेमम इंडिकम। ठीक है, फाइलोडी। फिर लैंसीड और कैस्टर मतलब अरंडी। क्या बेटा? अरंडी बोले तो ये क्या हो गई? जिनका तेल निकलता है वो भी। फिर आती है चारे वाली। देखो चारे वाली में सोरगम भी आएगा, एलिफेंट ग्रास,
हाथी घास जिसको बोलते हैं, ठीक है। बरसीम, ल्यूसन मतलब रिंजगा बेटा, बेरसीम बोले तो ल्यूसन बोले तो रिंजगा, और ओट मतलब जई, एविना फतुआ जिसको बोलते हो जई, ठीक है। लुरसन लुरसन रंजगा आपके हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं अपन फाइबर क्रॉप्स। फाइबर का मतलब क्या है, रेशे वाली फसलें जिनसे रेशा निकाला जाता है। कौन कौन सी मेरे बच्चा, गोसिपियम स्पीसीज, कॉटन, जूट, मेस्टा, सनहैम और लिंसेड। क्या है, लिंसेड। उसके बाद में देखो ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर का मतलब होता है कंदीय फसलें। कंदीय फसल है पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ये मेरे को आप बता दो। और ये बता दो कंदीय फसलें जो कंद के रूप में बनती है, तो पोटैटो हो गया उसमें। फिर आएगी शुगर क्रॉप जिनसे चीनी बनती है, शुगर कैन एंड शुगर बीट। गन्ना और शुगर, शुगर बीट बना। गन्ना का नाम क्या है, गन्ने का नाम क्या है, गन्ने का नाम मेरे को कमेंट कर देना। मेरे को पता है चीजें अपन पढ़ रहे हैं, पर जो कॉमन चीजें जो अपन 10वीं 11वीं में पढ़े थे, जेट के टाइम पढ़े थे, वो चीजें आप भूल चुके हो, तो उनको दोबारा रिवाइज करने का टाइम है। और बेसिक से एडवांस तक अपने को पढ़ने का टाइम है बेटा, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कैश क्रॉप्स को बोलते हैं अपन नकदी फसलें, कॉटन, टोबैको, शुगर कैन। उसके बाद में मोनोकॉट्स और मोनोकैड। ऑल सीरियल जो जितनी भी है, और मिलेट्स जो है वो डाइकोट्स की अगर बात करूं मैं, तो इसमें कौन आएगी, आल पल्सेज आएगी। बात करूं C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट याद रख लेना, मेज। यहां से सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, सुपरवाइजर, ICR, CUT सब में आता है ये, ठीक है। और बेसिक सी चीजें, C4 प्लांट कौन कौन से है, मेज, परमलिट, सोरगम और शुगर कैन। मेज यानी मक्का, बाजरा, सोरगम, और शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है। केम प्लांट्स कौन कौन से हैं, केम प्लांट्स कौन से होते हैं, जो रेगिस्तान वाले जो होते हैं, या जिनको प्यास कम लगती है, सीधी भाषा में समझाता हूं मैं, तो वो कौन कौन से अपने देखो आगे, पाइनएप्पल और कैक्टस। C3 प्लांट कौन कौन से है, बेसाइड C4 प्लांट्स एंड केम प्लांट्स जो है, एग्जांपल देखो, वीट, गेहूं क्या है अपना, गेहूं अपने सिलेबस में है, रबी क्रॉप्स में अपन पढ़ेंगे, सीरियल क्रॉप्स के अंदर, तो अपने को सारी चीज पता होनी चाहिए। वीट क्या है बेटा, फर्स्ट तो सीरियल क्रॉप्स में सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा रबी की क्रॉप है, थर्ड नंबर पे क्या है, C3 प्लांट अपना। फिर है बार्ले, पैडी, मोस्ट ऑफ ऑल पल्सेंट ऑन ऑल ऑयल सीड्स जितने भी है वो C3 में आती है। फिर एक चीज आती है शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल, तीन चीज होती है। ये क्या होता है, पुष्पन, इनका जो पुष्पन और फलन जो है, उस पे प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, टाइम ऑफ जो लाइट है वो इनको इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही, इनकी फ्लावरिंग को और इनका फ्रूटरिंग को, उसके आधार पे बांटा गया है। तो इसमें शॉर्ट डे प्लांट है जिनको SDP बोलते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप्स लाइक पेडी, परमलीट, सोरगम, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ये सब क्या है, शॉर्ट डे है। फिर बात करते हैं लॉन्ग डे। लॉन्ग डे में LDP इनको बोलते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल रबी क्रॉप्स। रबी की जितनी भी क्रॉप्स, ऐसे याद रखो, रबी में कौन आती है, सर्दियां। और सर्दियों में क्या, सारे दिन धूप अपने को चाहिए बेटा, चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसको अपन क्या कह देंगे, लॉन्ग डे, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन है इसके एग्जांपल देखो, बार्ले, पोटैटो, व्हीट, है ना। इसके बाद में डे न्यूट्रल, जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठंडे गर्म का, तो वो कौन सी है, सनफ्लावर, आपका जो सूरजमुखी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टोबैको, ब्रांजल, टोमेटो। तभी तो ब्रांजल, टोमेटो, टोबैको जो है, आपने एक चीज देखी होगी, टमाटर, बैंगन और जो अपनी सब्जियां हैं उनको अपन कभी भी उगा लेते हैं, अगर अपने पास पोलिया उसे, सर्दी गर्मी बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप चीज समझना, इससे ये अपन समझ में आता है कि इनका जो फ्रूटरिंग है, इनकी फ्रूटरिंग है और फ्लावरिंग है, उस पे सनलाइट जो है अपनी, जो अपन कह सकते हैं कि नेचुरल लाइट है, वो इनको इफेक्ट नहीं करती है, इनके ना तो जर्मिनेशन को करती है वो, ना इनके फ्रूटरिंग को करती है, ना फ्लावरिंग को करती है। तो इस वजह से ये किस में आते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने घंटे धूप हो रही है, क्या हो रहा है, इनको तुम माल डालो और इनसे उत्पादन लो, सीधी सी बात है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, टोबैको, ब्रांजल, टोमेटो, ETC। ये बात हो गई अपनी नॉर्मल नॉर्मल। अब अपन वीट शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सीरियल क्रॉप्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है वो दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि अपना सब्जेक्ट टाइटल है, तो अपने को ऐसा नहीं कि गेहूं आ गया तो डायरेक्ट गेहूं को ही पढ़ना है, उसके आसपास की चीजें भी जो लगभग चीजें वो अपने को कवर करनी पड़ेगी बेटा। तो आगे देखते हैं अपन। आई थिंक मैंने जो चीजें दी है इन्फॉर्मेशन वो समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे समझने लायक चीजें अभी तक आई नहीं है। एग्जिट पूरे मतलब एक्यूरेट डेटाज है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि गेहूं रबी में आ रहा है और गेहूं कौन सा डे न्यूट्रल है, शॉर्ट डे है, कौन सा है। तो आपको पता है रबी में आ रहा है, और रबी वाली को सारे दिन प्रकाश चाहिए, तो लॉन्ग डे में आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में अपन क्लास शुरू कर देंगे अपना गेहूं, और ये बहुत जरूरी है। द वर्ड सीरियल क्रॉम फ्रॉम सी इज द नेम ऑफ द रोमन, ठीक है, रोमन भाषा से है, मैंने पहले ही बोला सीरियल। खरीफ क्रॉप्स जो है वो पेडी, बाजरा, सोरगम है। और रबी क्रॉप्स जो अपन पढ़ेंगे व्हीट और बार्ले। और मक्का ऐसा है जिसको तीनों सीजन में अपन लगा सकते हैं। उसके बाद में देखो, नॉट मैज इज ग्रो इन द 3 सेशंस, मक्का क्या है जिसको तीनों रबी, खरीफ और जायद तीनों में मक्का लगता है बेटा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, सबसे अच्छा खाना कौन सा है, चावल।
वो सॉरी गेहूं है वर्ल्ड के लिए। अगर बात करें इंडिया का सबसे सस्टेनेबल तो राइस है। अब आगे बात करते हैं टेस्ट वेट एंड हाइब्रिड ऑफ क्रॉस। टेस्ट वेट और पहला हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। अब देखो यार एक चीज होती है, देखो समझना, मैं रटने में भरोसा नहीं रखता, चाहे मैं कम पढ़ाता हूँ, महीने में 2 ही क्लास डालता हूँ, पर मैं क्लासे वही डालता हूँ जिनमें क्वालिटी हो या मेरा मन लगे और आपका भी मन लगे। दो चीज होती है इसमें आया अपने पास, टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स। एक तो होता है टेस्ट वेट, इसको हिंदी में बोलूंगा मैं परीक्षण भार, बीज परीक्षण भार। इसको समझना यार, तुम 4th ईयर में 2nd ईयर में आ गए, पर ये चीजें बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। परीक्षण मतलब टेस्ट, टेस्ट दे रहे हैं अपन, कोई परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे याद रखना, TEST। टेस्ट वेट, वेट मतलब भार हो गया, ठीक है, WEIGHT। टेस्ट वेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, परीक्षण भार बोलते हैं। और दूसरा होता है अपने पास क्या, सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक जिसको बोलते हैं, सीड इंडेक्स, जिसको हिंदी में क्या कहूंगा बेटा, सीड यानी बीज, और इंडेक्स का मतलब सूचकांक, सूचकांक। अब मेरे को एक चीज बताना, बीज सूचकांक किसको कहेंगे अपन, बीज सूचकांक कहेंगे 100 दानों के भार को, किसी भी फसल के 100 दाने जो है, 100 बीज है, उनके वजन को क्या कहेंगे, सीड इंडेक्स। क्या कहेंगे मेरे बच्चा, सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक। और उसके अगर 1000 दाने हैं, उनका वजन, किसी फसल के 1000 दानों के वजन को क्या बोलेंगे, टेस्ट वेट। इसको याद रखने की तरकीब देखो कैसे याद रखेंगे। इंडेक्स आपके, जो आप रजिस्टर खरीदते हो, कोई भी नई कॉपी किताब खरीदते हो, बाहर की साइड इंडेक्स आता है उस पे, तो इंडेक्स में मैक्सिमम 100 टॉपिक दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या 100 कॉलम आ सकते हैं कि इतने पेज नंबर पे वो मिलेगा, ये 1000 तो नहीं आ सकते ना, ऐसे याद रख लेना। या फिर सीड इंडेक्स, सी से 100 याद रख लेना, 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स कहलाता है, 100 दानों का वजन बीज सूचकांक कहलाता है। बीज सू, 100 यहाँ पे भी सूचकांक 100 आ रहा है, 100 दानों का वजन। और 100 दानों का वजन कौन से, ये दाने कौन से होंगे, जो मोटे दाने होते हैं ना उनका निकलेगा। जो जिन फसलों के दाने मोटे होते हैं ना, उनका कभी भी टेस्ट वेट नहीं पूछता, उनका सीड इंडेक्स पूछता। और जो बारीक होते हैं उनका क्या पूछता है, सीड वेट पूछता है, टेस्ट वेट, सॉरी टेस्ट वेट या सीड वेट बोल सकते हैं। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का। तो टेस्ट तो बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, और वेट भी बहुत सारा हो सकता है, तो इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी फसल के 1000 दानों का वजन जो होता है वो उसका टेस्ट वेट कहलाता है, और 100 दानों का वजन जो होता है वो सीड इंडेक्स उसका कहलाता है। बेटा छोटी सी चीज थी। अब बात कर लेते हैं कौन सी फसल की क्या क्या है। तो बात करूं अगर मैं राइस की, तो राइस का जो टेस्ट वेट होता है, अब राइस में देखो, अब ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए नाम लेते ही। मैंने कहा राइस का टेस्ट वेट, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि राइस के 1000 दानों का वजन पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं, 1000 दानों का वजन। तो राइस का टेस्ट वेट कितना होता है बेटा, बासमती का तो होता है 22 ग्राम। जब चावल के 1000 दानों को आप कांटे पे तोलोगे तो 22 ग्राम आएंगे बासमती के, और नॉर्मल के आएंगे लगभग 25 से 26 ग्राम। राइट, आगे बात करते हैं। पी, आपका जो पी है उसका देखो यहाँ पे, इसका कितना रहेगा, पी का कितना रहेगा, 100 से एक सॉरी 120 से 200 ग्राम, 120 से 200 ग्राम रहेगा। उसके बाद में देखते हैं वीट। गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है बेटा वो 40 ग्राम होता है। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। उसके बाद में चिकपी का कितना होता है, 260 से 200 सॉरी 260 से 450 ग्राम होता है। उसके बाद में 200 से 250 ग्राम मेज का होता है। कॉटन का बेटा 70 ग्राम होता है। कॉटन के टेस्ट वेट जो है 70 ग्राम होता है। अगर बात करूं ग्राउंड नट का, मूंगफली का, तो 200 से 250 ग्राम उसका टेस्ट वेट पाया जाएगा। उसके बाद में टोबैको का अगर बात करूं तो देखो, टेबोको के 1000 दानों का वजन 0.05 से लेकर 0.12 ग्राम तक ही होता है। इतने बारीक दाने आते हैं। तंबाकू के दाने किसी ने देखे होंगे, तो पौध जिनके करते हैं तंबाकू, चिलम वाली तंबाकू जिनके लगाते हैं, हमने तो पौध भी की है, लगाई भी है, ठीक है। तो आपने भी पौध करी है कि नहीं करी है, देखे भी है क्या, नहीं देखे हैं तो अब की बार जब भी किसी एग्रीकल्चर स्टोर पे जाओ, सीड स्टोर पे जाओ, उसको बोलना भैया मेरे को एक बार आप बीज दिखा दो तंबाकू के। तो तंबाकू के बीज आप देख के आना, फोटो में नहीं देखना, गूगल करके हाथ में लेके देख के आना, और फिर तुम ये एवरेज लगाना। थोड़ा सा किताबों से बाहर निकलना, रटने की दुनिया से, कि यार सही में तंबाकू के 1000 दानों का वजन क्या 12 ग्राम ही होगा, 0.12 ग्राम ही होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना चीजों को, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, बारले। बारले बोले तो जो 35 से 40 ग्राम होता है, गेहूं का 40 होता है। गेहूं का एग्जिट दिया हुआ 40 और बारले का 35 से 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में आपका सनफ्लावर है 40 से 50 ग्राम, साफ फ्लावर है 10 से 70 ग्राम, लिनसेड का है 4 से 8 ग्राम, मस्टर्ड के होते हैं 3 से 5 ग्राम। मस्टर्ड का तुम ट्राई कर लेना, सरसों का बीज तो घर पे मिल जाएगा, सरसों के बीज देखना और उनको गिनना, कोशिश करना 1000 दानों को, और फिर तोलने की कोशिश करना, 3 से 5 ग्राम आएगा। तिल के दाने किसने देखे हैं, तिल के बीज, तो उनको आप देखना, बहुत बारीक आते हैं। तिल के 1000 दानों को लेके आप जब तोलोगे ना एवरेज अच्छे कांटे पे, जो छोटे माइक्रो जो वेट दिखाते हैं, तो कितना आएगा बेटा, 3 ग्राम आएगा, 3 ग्राम, ठीक है। बात करता हूँ सोरगम, 25 से 30 ग्राम आएगा। बाजरे के
बाजरे का 5 से 9 ग्राम में आ जाएंगे। ब्लैक ग्राम का जो टेस्ट वेट होता है 36 से 49 ग्राम होता है, ग्रीन ग्राम का होता है 27 से 70 ग्राम। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और मैंने ये चीजें नहीं समझा कि अगर और कोई टीचर होता या आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का सिलेबस आता, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आती, रबी क्रॉप्स आती, और डायरेक्ट पहली लाइन होती लिखो बेटा गेहूं का नाम, गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। दादा नाम तो बता रहा हूँ, उससे पहले ये भी बता दे रबी क्या होता है, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कोर्स क्यों डाला है हमारे, और ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा। और पढ़ ही रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यही क्लियर कर लिया कि सीरियल क्रॉप्स क्या होती है, रबी क्या है, जायद क्या है, रबी कहाँ से आया है। और इसके अंदर अगर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तो क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, जो मैंने शुरू में बताया आपको क्या क्या करने थे। उसका क्लासिफिकेशन, इंपोर्टेंस, ओरिजन, ठीक है, सुटेबल क्लाइमेट, सोयल, वाटर मैनेजमेंट, इंट्राकल्चर ऑपरेशंस, वीड मैनेजमेंट, यील्ड हार्वेस्टिंग, वो सारी चीजें अपने को कवर करनी होती है। तो अब आए हैं अपन टॉपिक पे। अब आ ही गए हैं टॉपिक के, तो बात कर लेते हैं वीट के बारे में। ठीक है, शुरू से चालू करते हैं, ये बाद में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले अपन वीट चालू करते हैं शुरू से। ये आ गया भाई, लेक्चर नंबर फर्स्ट, सीरियल्स के अंदर वीट। वीट का नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है भाई, गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, सबको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पर फिर भी अपन एक एक चीज शुरू से पढ़ेंगे बेटा, और मजा आएगा। इसको मैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरह ही पढ़ाऊंगा, एग्रोनॉमी के अंदर भी मैं इसमें ब्रीडिंग के जितने भी अपने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जे जहां से भी जैसे भी सीखने का मौका मिले, क्लास में आप जुड़ चुके हो ऑनलाइन मेरे से, क्लास ले रहे हो, तो मेरी कोशिश ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को समझा सकूं मैं चीजें। ठीक है, नेम देखो, बॉटनिकल नेम होएगा इसका। पशुओं के बारे में पढ़ते तो क्या आता बेटा, जूलॉजिकल नेम आता। इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो बोटेनिकल आएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम हो गया। कॉमन नेम इसका वीट, गेहूं हो गया। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। फैमिली कौन सी है, ग्रेमिनी पोएसी या घासकुल क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी पोएसी या घासकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, ग्रेमिनी पोएसी या घासकुल, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद में देखो क्रोमोसोम नंबर जो इसमें होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 42 होते हैं। और 42, 2n बराबर 42, या मैं कह सकता हूँ हेक्साप्लॉइड होता है ये, हेक्साप्लॉइड होता है। 6n जिसको बोलते हैं हेक्साप्लॉइड होएगा ये। ठीक है, अभी कैसे होएगा जब आगे म्यूटेशन वेराइटीज वगैरह, इसका जो इसमें ब्रीडिंग जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा 6n कैसे होता है। यहाँ पे अपने को तीन ही चीज याद रखनी है, क्या, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बोटेनिकल नेम है, फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी है मेरे बेटा, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या है बेटा वो कितनी है, 42 है मेरे बच्चा। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वीट इज ए वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल, मतलब गेहूं एक ऐसी फसल है जो पूरे विश्व में उगाई जाती है। सेपरेट फ्रॉम 57 डिग्री नॉर्थ टू 47 डिग्री साउथ, 57 डिग्री नॉर्थ से 47 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ये हर जगह उगाई जाती है। हेंस व्हीट इज द कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड थ्रू द ईयर वन कंट्री टू और अदर। एक ही नहीं, सारी कंट्रियों में इसको काटा जाता है, अच्छे सीरियल रूप में काम में लिया जाता है। चाइना, इंडिया, रशियन, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की आर द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग कंट्रीज। ये जो मैंने देशों के नाम लिए हैं, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोइंग ऑफ कंट्रीज वाले हैं देश है, इंपोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग कंट्रीज है। ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव जो इसके हैं वो हमको दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है टेट्रा एक्टिलीफोकम, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है टेट्रा एराक्टिकम, और तीसरा है टेट्रा कॉम्पेक्टिकम। ठीक है, ये तीन क्या है, इसके जंगली प्रजातियां हैं। अब इसकी फ्लोरल बायोलॉजी देखते हैं अपन, उससे पहले कुछ चीजें हैं, पहले फ्लोरल बायोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद में चीजें देखें, या पहले अपन जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, गेहूं की चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन मेन अपने इसमें दी हुई है वो शुरू से शुरू करते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम नाम हो गया। पुष्पक्रम जो है इसका वो कहलाता है स्पाइकिया हेड। अच्छा, वो तो यहीं पे अपने को इसी में मिल जाएगा सब चीजें, चलो ठीक है, इसी में मिल जाएगी अपने को, फ्लोरल बायोलॉजी में ही ऑलरेडी सारी चीजें एनरोल है इसकी। वेट ए सेकेंड, हाइपीजीएल हाइपोजीएल आ गया। एक तो क्या है, स्लाइड तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से अपने को ये आ गया इसका सारी चीज, ये आ गई बीट के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ से देख लेते हैं अपन, इस सारणी से आधी से ज्यादा चीजें इसके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैं यहाँ से ये चीज बताऊंगा कि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, और छोटे क्वेश्चन में किस हिसाब से अपन करके आ सकते हैं। ठीक है, बोटेनिकल नेम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली हो गई ग्रेमिनी पोएसी या घासकुल, ओरिजिन जो इसका हो गया साउथ वेस्ट एशिया हो गया, साउथ वेस्ट एशिया।
कहा है बेटा, साउथ वेस्ट एशिया है गेहूं का। और क्रोमोसोम नंबर जो है मैंने बताया 2n बराबर 42, हेक्साप्लॉइड जिसको अपन कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हेक्साप्लॉइड कहते हैं। और इसका उत्पत्ति क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया इसका हो गया 2n बराबर 42। अब देखो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, परागण कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेशन। कौन सा है बेटा, सेल्फ, स्वपरागित फसल है गेहूं। जर्मिनेशन, अंकुरण कौन सा होता है, हाइपोजियल होता है। एक होता है ईपीजीएल, एक होता है हाइपोजियल। अभी समझाऊंगा मैं चित्तर से ईपीजीएल और हाइपोजियल, सिर्फ अपने को यहाँ पे याद रखना है गेहूं में जो जर्मिनेशन होता है वो कौन सा होता है, हाइपोजियल। कोई पूछ ले खड़ा करके कि बेटा गेहूं में जो पोलिनेशन होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, सेल्फ। कौन सा होता है बेटा, सेल्फ, स्वपरागण जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें, और जर्मिनेशन कौन सा है बेटा, हाइपोजियल। कौन सा है, हाइपोजियल। उसके बाद में बात करते हैं फ्रूट टाइप, इसका फल प्रकार कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। क्या होता है बेटा, गेहूं के फल प्रकार को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। अगर बात करूं गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं बेटा, पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, स्पाइक हेड ईयर, स्पाइक हेड या ईयर बोलते हैं। जिसको आप बाली बोलते हो ना, वो क्या कहलाता है, उसका पुष्पक्रम कहलाता है। इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनको रेचिस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अपन इतना ही पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, स्पाइक या हेड पाया जाता है। फ्रूट टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, कैरियोप्सिस होता है। जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है। प्रोटीन ऑफ व्हीट कौन सी पाई जाती है, ग्लूटीन पाई जाती है। कौन सी, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, ग्लूटीन पाई जाती है बेटा। और प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 12 से 14% पाई जाती है। मैक्सिमम जो सीरियल क्रॉप्स है उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है बेटा, गेहूं में ही पाई जाती है। इसलिए तो गेहूं को वर्ल्ड वाइड अपन सीरियल क्रॉप्स में लेते हैं खाने के लिए। बात करूं स्पेशली इंडिया में, अगर मैं फूड के लिए या सीरियल क्रॉप्स में खाने के लिए, तो राइस को अपन ज्यादा अहमियत देते हैं, वर्ल्ड में गेहूं को देते हैं। गेहूं की मेन मेन चीजें, ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली ग्रेमिनिपोएसी, साउथ वेस्ट एशिया, हेक्साप्लॉइड, सेल पोलिनेशन, हाइपोजियल और स्पाइक, ग्लूटीन और प्रोटीन 12 से 14% हो गई। आगे बात करते हैं बेटा गेहूं की। तो मैंने बताया इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो मेनली मैंने मेजर मेजर 7-8 कंट्रीज आपको बताई कि यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। उसके बाद में देखो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उससे पहले आपने ईपीजीएल और हाइपोजियल दो चीज आती है, वो बात करते हैं कि ईपीजीएल और हाइपोजियल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेना इसको। मैंने अंकुरण के आधार पे, अब देखो सीड टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट चल रहा है 4th सेम में ही, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे रिलेटेड है। यहाँ पे हाइपोकोटाइल, हाइपोजियल, ईपीजीएल आ रहा है, ये क्या है, अंकुरण के प्रकार है बेटा। क्या है, अंकुरण के, अंकुरण बोले तो जर्मिनेशन। और आपके एक कोर्स चल रहा है सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें जर्मिनेशन और सीड के बारे में ही, सीड की क्वालिटी, सीड का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, गुड सीड के क्या करेक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें देखिए। तो वहां पे एक टॉपिक है सीड जर्मिनेशन एंड इसको इफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक है। तो अब देखो कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। तो वहां पे जब ये चीज पढ़ा रहे थे टीचर, मैंने किसी और से क्लासेस करवाई है अदर फैकल्टी से, तो मैंने देखा कि वो इसी चीज को, ईपीजीएल और हाइपोजियल को बहुत डीपली बता रहे थे। तब मेरे समझ में आया और आपके भी समझ में आएगा कि कैसे 4th सेम के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। शब्द यहाँ पे है, समझेंगे सीड टेक्नोलॉजी में, तो एक दूसरे रिलेट करके रटना नहीं है चीजों को। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ। अंकुरण के आधार पर दो प्रकार होता है, ईपीजीएल और हाइपोजियल। ईपीजीएल को अपन बोलते हैं ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक। ठीक है, तो अभी इसको देखो, ईपीजीएल जर्मिनेशन इन ऑल खरीफ क्रॉप्स, इन ऑल खरीफ क्रॉप्स। खरीफ के अंदर कौन से आते हैं बेटा, खरीफ, अभी मैंने शुरू में ही समझाया था, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ में कौन सी थी अपनी, बारिश वाली। ठीक है, एंड पल्सेस क्रॉप, ठीक है, पल्सेस के अंदर ये पाया जाता है। अरहर को छोड़ के, अरहर क्या इसका अपवाद है। अब मेरे को बताना, इसमें चीज समझना है। आगे देख रहा हूं हाइपोजियल, हाइपोजियल में क्या आएगा, इन ऑल रबी, इन ऑल रबी। रबी का मतलब, यहाँ पे दो चीज बता रहा हूं मैं, ईपीजीएल, ई पहले आ रहा है, एबीसीडी। अगर जब अपन लिखते हैं, एक चीज दिखा रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ईपीजीएल आईपीजीएल में कंफ्यूजन है तो, ए बी सी डी और ई। ई आ रहा है, फिर एफ जी एच। ठीक है, ई एफ जी एच। एबीसीडी में सबसे ऊपर कौन आता है, पहली लाइन में कौन आ रहा है भाई, ई आ रहा है। ई का मतलब मैं कह रहा हूं ऊपर या ऊपरी भूमि। एच कौन आ रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, राइट। इतना याद रहेगा ना, एच नीचे आ रहा है। और ईपीजीएल किन में होता है, खरीफ वाली क्रॉप्स में। और खरीफ मैंने क्या बताई, बरसात वाली फसलें। क्या बताई, बरसात वाली फसलें। अब कॉन्सेप्ट देखना, ये अपनी मृदा है, ये बीज लगाया हमने, ये बीज लगाया, ईपीजीएल पढ़ रहे हैं, ई का मतलब ऊपर आएगा। तो जब बीज के अंदर से जर्मिनेशन शुरू हुआ, रूट एंड शूट पार्ट बनना शुरू हुआ, तो जो बीज का जो पार्ट होता है ना अपना एम्ब्रियो वाला, वो क्या होता है, जड़ें तो नीचे बनती है और वो दलपत्र के रूप में ऊपर बाहर निकल के आ रहा है, दिख रहा होगा, ये बाहर आ गया ऐसा करके, ये बाहर आ गया। और ये कौन सी फसलें थी, सारी खरीफ वाली। तो खरीफ में मैं कह सकता हूँ बरसात वाली फसलें। और जब बरसात आती है ना, तो बीज को भी अंदर रहा नहीं जाता, धरती में दब के वो बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और वो ऊपरी भूमि का अंकुरण हो जाता है बेटा, याद रखना। अब बात करना हाइपोजियल, मतलब नीचे दबा रहेगा, रबी क्रॉप, सर्दियां रहेगी।
सर्दियों में देखो ये बीज अंदर डाला, इसमें रेडिकल और शूट वाला वो बना, ऊपर वाला पार्ट आ गया, बीज अंदर के अंदर ही है, जड़ें भी बन रही है, ये अंदर ही है, ये देखो बाहर नहीं आया, बाहर पत्ते आए बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये रबी क्रॉप्स में मेजर था और रबी के टाइम सर्दी थी, ये बहुत सेंसिटिव है, बाहर आएगा तो जम जाएगा। साइंटिफिक लॉजिक नहीं है पर मैं दे रहा हूं, याद रहेगा हमेशा कि ई और एच के अंदर एपीजीएल मतलब बरसात आई थी ऊपर आ गया, पहले आता है मतलब ऊपर आएगा दल पत्तर। और हाइपोजियल मतलब यार सर्दियां थी नीचे दबा था, बाहर आएगा तो मर जाएगा, एच बाद में आता है, ई से मतलब नीचे दबा रहेगा। तो ये समझ में रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो अपना गेहूं किस में आ रहा है बेटा? रबी में आ रहा है। और रबी में कौन सा अंकुरण पाया जा रहा है यहाँ पे? राइट, ये चीज के लिए कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं वापस गेहूं पे मेरे बेटा। गेहूं का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसी के बारे में। गेहूं के बारे में जनरल चीजें अपनी हो गई है। ये उदाहरण है ईपीजेल और हाइपोजेल की। ये एक सीड डाला, सीड के अंदर ये बीज बना, इधर जड़ बनी, ये बीज दल पत्री यहीं पे है, फिर ये यहीं पे रहा, ये बीज भर गया, ये ऊपर चला गया, ये जमीन में ही दबा रह गया। ठीक है, ऐसा ही एक और चित्र है, ये देखो ये गेहूं का अंदर ही है। गेहूं के अंदर में जर्मिनेशन समझा रहा हूँ आपको। ये गेहूं का बीज हमने डाला, इसमें दो पार्ट बने, एक ऊपरी भूमिक अधोभूमिक। ऊपरी भूमिक वहां चला गया, अधोभूमिक नीचे जड़ें बनाने लगा और ये गेहूं यहीं का यहीं है और बाद में गेहूं बन गई। ये देखो इसका प्रोसेस आप देख सकते हो पूरा ऐसे कैसे। ठीक है, तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब पढ़ते हैं गेहूं के अंदर फ्लोरल बायोलॉजी। गेहूं की फ्लोरल बायोलॉजी देखते हैं, उसके बाद में ये जो क्लासिफिकेशन वगैरह है उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपन जो समझने वाली चीजें है ना, आज अपनी फर्स्ट क्लास है तो बहुत ज्यादा चीजें समझने की चीजें हैं, तो वो समझते हैं, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने पास। और वैसे भी टाइम भी लग जाए तो इस एक ही क्लास में 4 क्लासें कवर हो रही है अपनी। आगे देखो बेटा। हाँ, कौन कौन से इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख रहे थे, तो इसमें यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इन कंट्रीज में मेनली इसको ग्रो किया जाता है। आगे देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड ईयर और हेड। इनफ्लोरेसेंस जो होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस को पुष्पक्रम, उसको क्या कहा जाता है बेटा? इनफ्लोरेसेंस को यहाँ पे गेहूं के अंदर कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड ईयर और हेड कहा जाता है इसको। और अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको बात करें तो इसको कहा जाता है इन बॉटनिकल इज द कॉल्ड इज स्पाइक। क्या कहा जाता है मेरे बच्चा? स्पाइक उसको कहा जाता है। आगे देखो इसको, द यूनिट इज कॉल्ड स्पाइकलेट। क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट बोलते हैं उसकी यूनिट को। ईच फ्लोर कॉन्सिस्टेंट ऑफ लेमा, पेला एंड गाइनोसियम। फ्लोवर आर बीसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। क्या होता है? बीसेक्सुअल होता है। बीसेक्सुअल होता है तभी तो इसमें क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट। बीसेक्सुअल है इसीलिए तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। ईच फ्लोरेस्ट हैज 3 स्टेमेंस विथ लार्ज ऑथेंस एंड ए पिस्टल बियरिंग विथ स्टिग्मा। यहाँ से क्या ये फोकस पड़ रहा है, दिखने में नहीं आता। व्हीट स्टेमिनास आर स्मॉल एंड प्रोडक्ट अबाउट 1000 4000 पोलन ग्रेन्स पर एंथर। व्हीट स्टेमिना, ठीक है। इसके बाद में मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स में इसमें दिया ब्रीडिंग फॉर हाई ग्रेन यील्ड। हाई ग्रेन यील्ड दूसरा दिया हुआ है फॉर गुड क्वालिटी एंड हाई स्पेकलेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो रेचिस बन रही है, जो बाली बनती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा खाने हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने गेहूं बनेंगे। वो क्या है? इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है। पहला तो क्या है? हाई ग्रेन क्वालिटी या उत्पादन। पहला तो एक तो होता है कि अच्छा दाने का उत्पादन हो और एक अच्छी दाने की क्या हो? गुणवत्ता हो। गुणवत्ता हो, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में देखो ब्रीडिंग फॉर गुड क्वालिटी, ठीक है। डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है, जीवी और अजीवी, बायोटिक और एबायोटिक। तो ये क्या कह रहा है? गेहूं के अंदर जो ब्रीडिंग करवाई है हमने, उसके क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो पहला तो है अच्छा उत्पादन ले अपन, अच्छी गुणवत्ता वाला ले, ठीक है। रोग और कीटों से, रोग और कीटों से क्या हो? उसमें प्रतिरोधकता होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, सहन शक्ति उसमें होनी चाहिए। किसके किसके प्रति? एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या कर सकते हैं अपन? अपन कह सकते हैं अनसुटेबल क्लाइमेट कंडीशंस जो है, जो कि उसके लिए क्या पैदा करती है? एबायोटिक स्ट्रेस पैदा करती है बेटा। मिनरल्स, मॉइस्चर एंड हीट टॉलरेंस, उसके अंदर क्या होना चाहिए? ये सारी हीट टॉलरेंस, ड्राई टॉलरेंस, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। ये तो हो गई ब्रीडिंग प्रोसीड्यूसर। इंट्रोडक्शन ब्रीडिंग सेमी ड्वार्फ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको, सेमी ड्वार्फ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको, सोनारा 64, सोनारा 63, मायो 64, लर्मा राजो 64। ये क्या है? इंट्रोडक्टिव ब्रीड्स है अपनी। उसके बाद में प्योर लाइन सिलेक्शन जो था उसके द्वारा
P4, P6, P12 involved at Pusa Institute are result of प्योर लाइन सिलेक्शन। ये जो है वो प्योर लाइन सिलेक्शन के रिजल्ट है, फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन से हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन से की गई है। उसमें कौन कौन सी है देखो, 809 न्यू पूसा मल्टीपल क्रॉस ड्राइव्ड है एक, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो है हाइब्रिड वीट के अंदर देखो हाइब्रिड वीट कौन कौन से है, एट कांग एग्रीकल्चर एक्सपो सॉल्यूशन छोड़ो, ये ब्रीडिंग का डाल दिया है इसमें थोड़ा सा। एक ये जो चीज देख रहे हो आप म्यूटेशन ब्रीडिंग गेहूं के अंदर, म्यूटेशन ब्रीडिंग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन देन डिड एक्सपेंसिव वर्क ऑन दिस विथ गामा रेस का यूज करके म्यूटेशन ब्रीडिंग की थी किसने, एम एस स्वामीनाथन ने की थी, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लाइन्स, डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लाइन्स, ये क्वेश्चन आपके गेहूं का इसमें क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने बताए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्रॉप है तो अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्वालिटी बताया, क्वांटिटी बताया, ठीक है, ग्रेन की क्वालिटी बताया, डिजीज एंड इंसेक्ट्स और एबायोटिक टॉलरेंस रेजिस्टेंस बताई, है ना। वो सारी चीजें देखने के बाद हमने एक चीज और देखी, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो की थी एम एस स्वामीनाथन ने की थी, और गेहूं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जीन था अपना बोनापन ड्वार्फनेस के लिए वो कौन सा था, नोरिन 10 था। कौन था, नोरिन 10 था। डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लाइन्स में देखो बोरलॉग, एनी बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग डेवलप मल्टी लाइन्स अगेंस्ट रस्ट के इन्होंने वो करी थी आईआरआई के अंदर। मल्टी लाइन इज द मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन विच आर द फिनोटाइपिकली सिमिलर बट जीनोटाइपली डिसिमिलर। फिनोटाइपली लक्षणों के प्रारूप में तो सेम थी, बट जीनोटाइपली आनुवंशिक रूप से क्या थी, वो विभिन्न थी। ईच लाइन्स प्रोड्यूस बाय सेपरेट बैक क्रॉस मेथड, बैक क्रॉप मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, बैक क्रॉप मेथड से तैयार की गई थी। फिर ब्रीडिंग सेंटर्स देख लो गेहूं के मेन कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूव सेंटर सिमिट मैक्सिको में, कहां पे, सिमिट मैक्सिको में, बहुत महत्वपूर्ण है ये सिमिट मैक्सिको। फिर डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल हरियाणा, कहां पे है, करनाल हरियाणा। और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर व्हीट इंप्रूव प्रोजेक्ट कहां पे है, करनाल हरियाणा में, ये बेटा ये आ गया। देख लो प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स में देखो, नॉरिन 10 का मैं सोच ही रहा था नाम कैसे नहीं आया इस स्लाइड में, पर यहाँ पे आ ही गया है। द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ ए जापानीज लाइन। जापानीज लाइन कौन सी थी, नॉरिन 10, कौन सी थी बेटा, नॉरिन 10, एज अ सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन। क्या है ड्वार्फिंग जीन, मतलब ड्वार्फिंग जीन मतलब गेहूं के लिए बोनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन था, विच लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपकी हरित क्रांति थी 1966-67, जो कि पूरा तख्ता पलट कर दिया उत्पादन को लेके, एग्रीकल्चर को लेके जिस क्रांति ने, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लीड करने वाला जीन था वो कौन सा था बेटा, द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ द व्हीट हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ जापानीज लाइन। जापानीज लाइन का नोरिन 10 जीन था, ड्वार्फिंग जीन था, विच लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन द व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गई गेहूं के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अब अपन आते हैं अपना रबी क्रॉप्स के हिसाब से गेहूं को पढ़ने के लिए। ये मैंने इसकी लगभग चीजें बता दी है, अब थोड़ा बहुत और है वो भी अपन देख लेते हैं। अंकुरण हाइपोजियल पाया जाता है, परागण इसमें स्व परागण पाया जाता है, प्रोटीन मैंने बताई दिया 12 से 14% पाया जाता है। और गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं बेटा, ग्लूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूटीन बोलते हैं गेहूं की प्रोटीन को, ठीक है। अभी व्हाइट बोर्ड यूज करना है अपने को, वेट ए मिनट, लोडिंग अनसेव्ड फाइल्स, नई स्लाइड भी ऐड नहीं हो रही क्या, एक मिनट ये लोड हो जाता है, इतना टाइम। वेट, कोई बात नहीं, वो नहीं होता लोड तब तक अपन यहीं से देख लेते हैं अपना, जब तक ये लोड नहीं होता है तब तक अपन यहीं से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं गेहूं का क्लासिफिकेशन। तो गेहूं को जो मेनली बांटा गया है भाई, वो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में, सबसे पहला आता है टिटिकम एस्टिवन या मैक्सिकम गेहूं। पहला बोलते हैं अपन टिटिकम एस्टिकम या मैक्सिकन, मैक्सिकन गेहूं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो क्या है अपना हेक्साप्लोइड है, 2n बराबर 42, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेक्साप्लोइड। हेक्साप्लोइड क्या बोलते हैं बेटा, हेक्साप्लोइड बोलते हैं। अब इसकी बात करूं मैं तो भारत में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और इस चपाती बनाने के लिए यूज किया जाता है। सर्व
अधिक क्षेत्रफल 87% तक जो एरिया कवर करता है वो मैक्सिकन गेहूं या जिसको अपन कहते हैं टिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लोइड वो ही यूज करते हैं। और कितना 87% तक, कितना बेटा 87% तक इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ऑल द प्रोटीन ऑफ व्हीट इज कॉल्ड ग्लूटीन, ठीक है। यूज ऑफ मेकिंग चपाती, चपाती गेहूं भी इसको बोलते हैं, कौन सा चपाती गेहूं, चपाती गेहूं भी इसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं बेटा अपना दूसरा नंबर पे, पहला कौन सा हो गया मैक्सिकम, सॉरी मैक्सिकम या अपना टिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लोइड। दूसरे नंबर पे आता है बेटा टिटिकम ड्यूरम जिसको बोलते हैं मैक्रोनी, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम या फिर इसका दूसरा नाम है मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी, मैक्रोनी गेहूं। और इसमें 2n बराबर कितने होता है बेटा 28 होते हैं, याद रखना 2n बराबर कितने होते हैं 28 होते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है टेट्राप्लोइड, क्या है टेट्राप्लोइड। इसका भारत में 12% क्षेत्रफल है और ये सेवियां बनाने के काम में आता है। कितना इसमें भारत में 12% क्षेत्रफल है, इसका कितना था 87। और ये चपाती में आता था, ये मेनली किस में आता है, वहां पे है अभिषेक, वहां पे वो वाटर कूलर में सेवियां बनाने में या सेवी बनाने के अंदर काम में आता है। दो प्रकार के हो गए। थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं वैसा इसका है ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको बोलते हैं इमर गेहूं, ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको क्या बोलते हैं अपन इमर गेहूं बोलते हैं। थर्ड नंबर पे ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको क्या बोलते हैं बेटा इमर गेहूं, इमर गेहूं, ठीक है। ये भी 2n बराबर कितना होता है 28, या क्या कह सकता हूँ उसको टेट्राप्लोइड बोल सकता हूँ, टेट्राप्लोइड। ये मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, उसके बाद अपन इसकी सुटेबल क्लाइमेट वेराइटीज वगैरह देख के इसको एंड करेंगे अपन, ठीक है। ट्रिटिकम डाइकोकम या इमर गेहूं 2n बराबर 28 टेट्राप्लोइड होता है। भारत में इसका 1% क्षेत्रफल है और इसका यूज किसमें किया जाता है उपमा बनाने में, 1% एरिया में यूज होता है और उपमा बनाने में इसका यूज किया जाता है मेरे बच्चा। आगे देखते हैं, इसके बाद में आता है आपका ट्रिटिकम मोनोकोकम, टिटिकम मोनोकोकम और स्फेरोकोकम, दो प्रकार के और रह गए, चौथा और पांचवा मोनोकोकम और स्फेरोकोकम, मोनोकोकम, मोनोकोकम और ट्रिटिकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरो, स्फेरोकोकम। ये आपके 6 प्रकार के गेहूं हो गए। सबसे पहले मैंने बताया हेक्सोप्लोइड जो आपका है जो सर्वाधिक यूज किया जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम या मैक्सिकन गेहूं या 2n बराबर 42 जो सर्वाधिक और इसका चपाती बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा बताया ड्यूरम या मैक्रोनी 12% सूजी बनाने में। फिर तीसरा बताया ट्रिटिकम डाइकोकम या इमर गेहूं जो कि 1% और इसकी उपमा बनाने में। उसके बाद में हमने बात की ट्रिटिकम मोनोकोकम और स्फेरोकोकम। जो स्फेरोकोकम जो है ये अपना भारतीय जो बोना गेहूं जो है ना, देसी अपना बोना डबलिया गेहूं, उसको बोलते हैं ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। और ये बहुत कम क्षेत्र में अपने लिए यूजफुल है या इसको उगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके लिए सुटेबल क्लाइमेट और सुटेबल क्लाइमेट गेहूं के लिए और सोइल की, सुटेबल क्लाइमेट और सोइल की, ठीक है। यहां से बात कर लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो गेहूं के लिए अपने आपको पता है सुटेबल क्लाइमेट, रबी की फसल है, C3 प्लांट है, LDP है, तो इसके लिए लगभग जो पीएच है अपने को चाहिए वो चाहिए 6 से 7.5 तक। और टेम्परेचर जो चाहिए 20 से 25 चाहिए अपने को, कितना चाहिए टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सही है। पीएच जो इसका रहता है 6 से लेके 7.5 तक या 7.4 पीएच तक भी ये अच्छी खासी गेहूं की फसल को अपन ग्रो कर सकते हैं बेटा। इसके बाद में बात करूं रबी की फसल है, C3 प्लांट आपको पता है, अभी मैंने शुरू में बता दिया C3 क्या होता है। LDP लॉन्ग डे प्लांट है, रबी के अंदर आ रहा है और रबी का है तो क्या है हाइपोजियल है, हाइपोजियल है। तो 5-6 चीज अपनी वहीं पे क्लियर होती है। टेम्परेचर अंकुरण के लिए अगर बात करें तो 20 से 25 और परिपक्वता के लिए बात करें तो कितना है 23 से 25 डिग्री है बेटा, कितना है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है परिपक्वता के लिए इसका अपने जरूरी होता है। आगे इसकी बात करें अगर अपन तो गेहूं के बीज से 15 से 20 कल्ले फूटते हैं, उपयुक्त पीएच 6 से 7.5 है। और बीज दर की अगर मैं बात करूं तो बीज दर सामान्य जो गेहूं की सीड रेट है बेटा वो कितनी होती है 100 केजी होती है अपने, कितनी होती है 100 केजी होती है सामान्य। तो जो अगर बीज दर की बात करते हैं गेहूं की तो 100 केजी है। ब्लर हो रहा है क्या ये, ठीक है अभी नहीं होगा है ना। तो गेहूं की बीज दर जो अपनी है 100 केजी, कितनी है बेटा बीज दर 100 किलो है सामान्य अगर मैं बात करूं नॉर्मली सीड रेट की। और बात करूं FIRB विधि से तो कितनी है 75 केजी, कितनी है बेटा 75 केजी।
FIRB मेथड से अगर मैं बात करूं तो 75 केजी पर हेक्टेयर है, वैसे बात करूं तो 100 केजी पर हेक्टेयर है। अब इसके बाद में बात करते हैं लवणीय तथा देर से बुआई करने पे। लवणीय जो मृदाएं हैं तथा आपकी जो देर से बुआई कर रहे हो, लेट सोइल कर रहे हो, तो लेट सोइंग तो 120 केजी लगभग आपकी पर हेक्टेयर इसकी बीज दर रहती है बेटा। कितनी रहती है? 120 केजी। ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप स्पेसिंग की, तो इसमें आर इंटू पी जो रखते हैं, आर इंटू आर रखते हैं 22.5 सेमी। वैसे तो 20 से 22 लिखा हुआ है, पर अगर फिक्स में बात करूं गेहूं के अंदर आर इंटू आर तो 22.5 सेमी। हर किसी बुक में ये एक चीज है जो डेटा आपको फिक्स मिल जाएगा कि गेहूं में जो लाइन टू लाइन, रो टू रो की दूरी है वो कितनी होती है? 22.5 सेमी होती है बेटा। बीज की जो गहराई रखते हैं इसमें, वो कितनी रखते हैं? लगभग 3 से 5 सेमी रखते हैं। बीज की जो गहराई रहती है 3 से 5 सेमी गहरा रहता है। अब जनरल चीजें सारी इसी स्लाइड में क्लियर हो रही है, देखना। जनरल जो रहती है 3 से 5 सेमी रहती है। गेहूं की डबल ड्वार्फ प्रजाति की बुआई की गहराई 4 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो जैव उर्वरक, बायो जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं? एजेटोबैक्टर करते हैं। कौन सा बैठते हैं? एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं? एजेटोबैक्टर यूज करते हैं मेरे बेटा। आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर सिंचाई की बात करें तो लगभग 6 सिंचाइयों की आवश्यकता अपने को पड़ती है। सीआरआई की अपन बात करें तो सीआरआई जो इसकी सिंचाई है, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशियल, क्राउन रूट क्रांतिक जड़ों के निर्माण के समय या क्राउन रूट, तो वो आती है बुआई के लगभग 21 दिन बाद। 21 दिन बाद कौन सी आती है? सीआरआई। सीआरआई स्टेज इसकी आती है जिसपे इसको महत्वपूर्ण सिंचाई की आवश्यकता होती है। उस टाइम तो आपको सिंचाई देनी ही देनी पड़ती है गेहूं के अंदर। कौन सी? सीआरआई स्टेज पे। आगे अगर मैं बात करूं इसमें तो इसमें एनपीके की अगर बात करूं बेटा, तो उर्वरक प्रबंधन, इसमें 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर यूज होती है। 10 से 15 टन गोबर की खाद, गोबर खाद पर हेक्टेयर। ठीक है, 10 से 15 टन गोबर की खाद। अगर मैं एनपीके की बात करूं तो नाइट्रोजन इसमें लगभग 100 से 120, 40 और 30। एनपीके 100 से 120, 40 और 30 केजी। ठीक है, ये एनपीके की हो गई, ये यहाँ पे। आगे बात करते हैं बेटा इसी के अंदर, तो इसमें जो नाइट्रोजन दिया जाता है वो आधा, तो आधा नाइट्रोजन जो है बुआई के रूप में बेसल डोज में दिया जाता है 100 केजी में, 100 से 120 केजी में। बाधा जो दिया जाता है इसमें टॉप ड्रेसिंग में दिया जाता है। टॉप ड्रेसिंग का मतलब आप समझते हो? टीओपी, टॉप ड्रेसिंग। हाथ से छिड़क कर, मैंने इस पे एक रील भी डाली थी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था। खड़ी फसल में जो छिड़क कर अपन उर्वरकों को दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। और बेसल डोज क्या बोलते हैं? जो मृदा में बुआई के टाइम अपन देते हैं। ये बात हो गई, ये यहां तक चीज हो गई। अब बात करते हैं गेहूं के खरपतवारों की, तो गेहूं का जो मिमिक्री वीड है वो कौन सा है? गेहूंसा। कौन सा है बेटा? गेहूंसा। कौन सा है? गेहूंसा। गेहूं का नकलची खरपतवार, नकलची या मिमिक्री वीड जो है वो कौन सा है? गेहूंसा, जो कि सेम गेहूं की तरह ही दिखता है। गेहूं का नकलची खरपतवार, इसको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। और गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार जो है वो कौन सा है? हिरणखुरी। और एक होता है आपत्तिजनक, वो कौन सा है? हिरणखुरी। हिरणखुरी। एक होता है एब्सुलेट वीड, क्या बोलते हैं जिसको? एब्सुलेट या निरपेक्ष खरपतवार की, हाँ वो तो उगता ही उगता है और नुकसान करता है। तो वो है सर्दियों में उगने वाला सबसे ज्यादा खरपतवार। कौन सा उगता है? आपके बथुआ उगता है, जिसके आप खड्डी बना बना के क्या करते हो? खा जाते हो। कौन सा उगता है? बथुआ आपके उगता है बेटा। अब इसके बाद में इसकी वेराइटीज वगैरह की बात करेंगे अपन कि अपने पास कितनी कितनी पे। मिमिक्री वीड कौन सा है? गेहूंसा या फेलेरिस माइनर जिसको बोलते हैं। मिमिक्री या नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूंसा या फेलेरिस माइनर। उसके बाद में ऑब्जेक्टेशनल अगर वीड की अपन बात करते हैं तो वो है हिरणखुरी। और अगर बात करें अपन थर्ड नंबर पे जो एब्सुलेट वीड, वो कौन सा है? अपना बथुआ है। कौन सा है? बथुआ है बेटा। आगे बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो कंट्रोल में इसमें अपन क्या काम में लेते हैं? 2,4-D काम में लेते हैं। एक किस्म जो इसकी है एचडी 2009 अर्जुन जिसको बोलते हैं, उसमें अपन 2,4-D काम में नहीं लेते हैं, बाकी सब में 2,4-D काम में लेते हैं। तो लगभग जो मोटी मोटी चीजें थी वेराइटीज के अलावा वो हमने यहाँ पे क्लियर करी है गेहूं की। अब ध्यान से देखना क्या क्या क्लियर किया है। गेहूं का सबसे पहले मैंने, अगर अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह को हटा के थोड़ी सी बात करें तो नाम मैंने बताया टिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया मैंने इसका बता दिया। उसके बाद में ओरिजिन हमने देख लिया इसका। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको भारत और इसके जो मेजर मेजर कंट्रीज है उनमें बता दिया कि इसको मेनली सीरियल क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। इसमें प्रोटीन जो है जो सारी सीरियल्स में सबसे अच्छा पाया जाता है, 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ये यहाँ तक चीजें क्लियर होने के बाद अपने पास आया था जलवायु। तो क्लाइमेट की अगर बात करें अपन जलवायु की या सेशन की, तो जो आपका वीट है वो कौन सी का है? रबी का है। रबी में आपको पता है सर्दियां रहती है, तो इसका टेम्परेचर जो है
वो कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के एवरेज इसको टेम्परेचर चाहिए, पहली चीज क्लियर। सर्दियों का इसका मतलब क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट है, एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। और रबी का इसका मतलब क्या है, हाइपोजियल है, क्या है बेटा, हाइपोजियल है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा एलडीपी है, हाइपोजियल। इसके लिए जो पीएच चाहिए सोइल का वो कितना चाहिए, 6 से लेके 7.5 पीएच तक की सोइल भी इसके लिए सुटेबल रहेगी, बलुई दोमट या दोमट मृदाएं सही रहेगी। ये बात हो गई अपने क्लाइमेट की, सोइल की और पीएच की, ठीक है। टेम्परेचर की बात हो गई। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, एलडीपी प्लांट हो गया, और इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्या होता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसके बाद में बात करें इसकी बीज दर की, तो इसमें बीज दर जो पाई जाती है वो सामान्यतः 100 केजी पर हेक्टेयर यूज करते हैं, एफआईआरबी विधि से ले तो 75 केजी पर हेक्टेयर, और अगर लेट या लवणीय मृदाओं में ले रहे तो लगभग 120 केजी पर हेक्टेयर अपन यूज कर सकते हैं। बात करें इसमें जैविक जो उर्वरक लेते हैं तो वो एजिटोबैक्टर यूज करते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करें गोबर खाद की, तो 10 से 15 टन गोबर इसमें यूज करते हैं पर हेक्टेयर गोबर। एनपीके की बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा 100 केजी तक चाहिए, फॉस्फोरस की 40 केजी तक और पोटेशियम की 30 केजी तक। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो बेसल डोज के रूप में जब बुआई के टाइम दे देते हैं, बस्ती आदि उसको अपन टॉप ड्रेसिंग छिटकवा विधि में देते हैं। मुख्यतः 6 सिंचाइयां जरूरी है, पर जो सीआरआई स्टेज है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल जो जड़ें निकलती है जिसको क्रांतिक जड़ बोलते हैं, ठीक है, चंद्रमूल जड़ बोलते हैं, ठीक है। वो कितने दिन बाद में आती है, बुआई के 21 दिन बाद में आती है। इसकी कब आती है, बुआई के 21 दिन बाद, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, 21 दिन बाद आती है, और इस टाइम इसको महत्वपूर्ण जरूरत होती है सिंचाई की। ये हो गई। फिर बात करें हमने वीड के बारे में, गेहूं के बारे में, तो इसकी जो R/R रखते हैं वो लगभग 22.5 सेमी है, फिक्स रखते हैं, 3 से 5 सेमी गहरा रखते हैं। खरपतवार मैंने इसका 3 बता दिया। मिमिक्री वीड की बात करूं तो भतुआ हो गया। नकलची की बात करें तो गेहूंसा, सॉरी मिमिक्री की बात करें तो गेहूंसा आपका जो है फेलेरिस माइनर हो गया। एब्सोल्यूट की बात करें तो भतुआ हो गया, और आपका जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो हो गया इसमें हिरणखुरी हो गया। आगे बात कर लेते हैं खरपतवार नाशियों में 2,4-D मैंने बता दिया चौड़ी पत्ती वालों के लिए। फिर आइसोप्रोट्यूरियन और सल्फोसल्फ्यूरॉन और पेंडिमेथलिन, 3 इसमें अपन वीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से करते हैं, आइसोप्रोट्यूरॉन यूज करते हैं बेटा, मेटासल्फ्यूरॉन यूज करते हैं, और पेंडामेथिलिन भी इसमें अपन यूज करते हैं। अब बात करते हैं किस्मों की, वेराइटीज की इसकी। तो वेराइटीज में देखो अपन इसमें एक जीन ड्वार्फ बोनिक इसमें है, लर्मा राजो 64, सुजाता सोनालिका। डबल जीन में है HD 2009, अर्जुन जिसको बोलते हैं, छोटी लर्मा और कल्याण सोना। ट्रिपल जीन में हीरा मोती लाल बादशाह। कौन कौन सी है, हीरा मोती और लाल बादशाह। ट्रिपल जीन जो है हीरा मोती और लाल बादशाह, लाल बादशाह और जवाहर, जवाहर, ये कौन सी किसकी, ट्रिपल जीन बोनी किस्में है। अन्य किस्मों की अगर बात करूं तो गेहूं की प्रथम जो किस्म थी संकर किस्म वो थी हाइप्रैक्स 007 जापान से। और गेहूं में जो संकरण विधि है, संकरण जो विधि है वो किसने दी थी, गूजो मेथड द्वारा होता है, गूजो मेथड द्वारा, ठीक है। और ब्रैक्टोस विधि से मल्टीलाइन तैयार की गई, कि मैंने इसका जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्लोरल बायोलॉजी जब हमने पढ़ी उस टाइम मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ये चीज आपको। इसके बाद में बात करते हैं इसका कीट, तो इसमें महत्वपूर्ण जो कीट लगता है वो कौन सा लगता है बेटा, दीमक, जो कि आपका पोलीफेगस में आता है, ओडेंटोटर्मिस अबेसस, ओडेंटोटर्मिस अबेसस जिसका नाम है। और इसका कंट्रोल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई, सिंचाई पानी देके भी दीमक को कंट्रोल अपन कर सकते हैं, इसके बिलों में पानी वगैरह छोड़ के, ठीक है। अब बात करते हैं इसके भंडारण में नमी की मात्रा, तो भंडारण में इसमें 10 से 12% नमी पे किया जाता है। इसका जो स्टोरेज किया जाता है गेहूं का वो 10 से 12% नमी जब इसके दानों में हो तो इसको अच्छी जगह स्टोरेज अपन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा भंडारण के अलावा इसके अंदर, तो इसकी जो उपज पाई जाती है, इसकी जो उपज पाई जाती है, जो इल्ड है वो कितनी है, लगभग 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर है। 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या है इसकी उपज या इल्ड है। तो लगभग जो चीजें हमने बात करी थी कि इसकी सिंचाई वगैरह के बारे में, वो सारी बातें हमने कर ली है। कीट इसका ओडेंटोटर्मिस दीपक हो गया, जिसका मुख्य भोजन क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। दीमक एक सामाजिक प्राणी है जिसका मुख्य भोजन क्या होता है, सामाजिक कीट है, सेल्यूलोज होता है। दीमक का प्रकोप रेतीली मृदाओं में तथा शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है, ठीक है। फिर रोग की अगर बात करें तो इसमें आता है रोली रोग, ब्लैक रस्ट, पीली रोली, भूरी रोली, रोली 3 प्रकार की होती है। रस्ट जो होता है स्टार फॉर्मिस के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। पक्षीनिया टिटिसाई, पक्षीनिया स्टार फॉर्मिस और पक्षीनिया रिकोन्डिडाटा, तीनों के लिए अलग अलग है। तो ये सारी चीजें नोट्सों में अवेलेबल है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लिखे लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा इसी में लूज स्मेट इसका रोग है, जिसको अपन बोलते हैं अनावर्त कंडवा। लूज स्मेट रोग वो किससे होता है, अस्टिलेगो टिटिसाई से होता है। डिजीज की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है बेटा, लूज स्मेट,
लूज स्मट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अनावर्त कंडवा रोग, क्या बोलते हैं अनावर्त कंडवा रोग, ठीक है। ये किससे होता है? अस्टिलेगो टेटिसाई फफूंद के द्वारा होता है, अस्टिलेगो टेटिसाई कवक के द्वारा होता है, ठीक है। और मुख्य मुख्य इसकी जो गेहूं की उत्पत्ति किस्में है जिसको म्यूटेशन या परिवर्तित किस्में बोलते हैं, वो होते हैं साबरमती सोना और पूसा लर्मो है, ठीक है। और तो गेहूं की किस्मों के अंदर देखो अच्छी अच्छी किस्में अगर मैं बताऊं आपको, तो कल्याण सोना WH 147, कल्याण सोना वेराइटीज है इसकी ये, और WH 147। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ड्यूरम के अंदर मालव, रतन, मालव श्री, मालव, विदिशा, हर्षिता, अमृता, जनक, अर्जुन, HD 2009, ये सारी क्या इसकी अच्छी वेराइटी है। गेहूं के जो कटाई प्रतिशत होता है वो 25% पे करते हैं। गेहूं में जो कटाई करते हैं वो 20 से 25%, जब ये नमी रहे और लगभग 75 से 80% सूख जाता है तब करते हैं। जबकि स्टोरेज करते हैं 10 से 12% नमी पे, दानों में 10 से 12% नमी हो तब इसको स्टोरेज किया जाता है। आगे देखते हैं इसी के अंदर, वेट ए मिनट। ये लगभग हमने गेहूं की जो मेन मेन चीजें थी, अभी थोड़ा सा क्लास में कुछ दिक्कत के कारण से खत्म करना पड़ रहा है अपने को। बाकी गेहूं में अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस जो टॉपिक है चारों में जो दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल क्लासिफिकेशन, फ्लोरल बायोलॉजी, वेराइटीज, इरिगेशन, वीड के बारे में तीनों चीज बात कर ली, सुटेबल क्लाइमेट, सुटेबल सोइल और इल्ड 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, सिंचाई CRI फर्स्ट अवस्था, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्राउन रूट इनिशियल जिसको बोलते हैं अपन। तो ये लगभग चीजें हमने रिवाइज कर ली है इसके बारे में। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन बारले के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा तसल्ली से। अभी समय का अभाव होने के कारण जैसा भी हुआ है, मेरे को उम्मीद है कि गेहूं के बारे में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 90% चीजें मैंने कवर करवाई है, चाहे शॉर्ट में ही करवाई हो, क्योंकि लिखे हुए मैटर की आपके पास कोई कमी नहीं है, राइट। तो आगे की क्लासेस कंटिन्यूस होती रहेगी। आपके जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, सीड आपका टेक्नोलॉजी है उसकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। और आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू देखनी है। आपके जो जूनियर्स है उनको भी बताएं कि सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से अकॉर्डिंग टू 6 दिन कमेटी, जो नए सब्जेक्ट है जिनके बच्चों को सिलेबस नहीं मिल रहे हैं उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस, नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फार्मस लॉ पे जाइए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप है, यार दोस्त है, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैप, जो भी आप यूज करते हो, टेलीग्राम कॉलेजेस के ग्रुप, सब में शेयर कर दीजिए इस क्लास को कि 4th सेम की क्लासें लेके फार्मस लॉ आ चुका है। और यहाँ तक कि कुछ सब्जेक्ट का हमने कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया है। आज अपनी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की पहली क्लास थी जिसमें गेहूं का बहुत कुछ देख लिया है। अब भाई जौ का, मस्टर्ड का, रेपसीड का, इन सब का अपन देखेंगे क्रम बाय क्रम। और हॉर्टिकल्चर की भी क्लासें बहुत जल्द शुरू होने वाले। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। और जूनियर्स को याद करके बताओगे अगर मेरे को भाई मानते हो तो कि सेकंड सेमेस्टर की क्लासें हो रही है, क्योंकि पैसे नहीं लगेंगे, किसी का भला हो वो ही अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।